हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो यहाँ पर फिजिक्स का पिछले साल वाला क्वेश्चन पेपर 2024 वाला उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो भी इस बार क्लास 10 से एसएससी बोर्ड से एग्जाम दे रहे थे उनके लिए ये वीडियो खासा रिलेवेंट होने वाला है। और यहाँ पर ठीक ठाक संख्या में क्वेश्चन वगैरह भी है, तो समय भी थोड़ा लगने वाला है, लेकिन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। आपके क्वेश्चन पेपर में 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से 2 सेक्शन रहेगा, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना कंपलसरी है, लेकिन सेक्शन बी में कोई 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। चलो, सेक्शन ए में 40 नंबर रहने वाला है और इसी सेक्शन ए के अंदर में आपका 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। चलो, सेक्शन ए के अंदर में ही आ जाता है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 1 के अंदर में है आपका 15 ऑब्जेक्टिव। चलो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, उनके बाद चलेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। देखो, पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रखा है ऑब्जेक्टिव में से, व्हेन ए बेल फिक्स ऑन ए साइकिल रिंग्स देन द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इज। देखो एक बेल है, बेल का मतलब जो घंटी वगैरह बजता है, उनको साइकिल रिंग में फिक्स करते हैं, तो एनर्जी किधर से किधर कन्वर्ट होगा। अरे भाई देखो, साइकिल का पहिया घूम रहा है यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, जो कि स्पीड है ना। स्पीड की वजह से कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, और फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो हाफ mv²। स्पीड भी है तो काइनेटिक एनर्जी है। पहिया घूमने की वजह से क्या हो रहा है, बेल बज रहा है। पहिया घूमने की वजह से बेल बज रहा है यानी कि साउंड एनर्जी निकल रहा है। कौन सा एनर्जी, तो साउंड एनर्जी, ठीक है ना। पहिया घूम रहा है और घूमने की वजह से साउंड एनर्जी निकल रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है, तो साउंड एनर्जी में जा रहा है। किस में जा रहा है, साउंड एनर्जी में जा रहा है। तो इनके लिए देखो ऑप्शन बी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो इनका, ए डोर लॉक इज ओपनड बाय टर्निंग द लीवर, या फिर हैंडल बोलते हैं, ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इज 1 न्यूटन मीटर देन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज। देखो यहाँ पे टॉर्क दे रखा है, ना। मोमेंट ऑफ फोर्स को ही क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, यानी टाउ बराबर कितना दे रखा है, तो 1 न्यूटन मीटर दे रखा है। चलो ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और बराबर ये कितना दे रखा है, तो 1 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, मिनिमम फोर्स से तो निकालना है। और यहाँ पे देखो डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना, 0.2 मीटर। एफ निकालना है, डिस्टेंस दे रखा है 0.2, बराबर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यहाँ से एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/0.2। डेसिमल को हटाओ, ऊपर में 0 हो जाएगा, यानी 10 हो गया, और 2 पंचे 10, यानी फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो 5 न्यूटन का कम से कम फोर्स लगने वाला है, तो इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या बोल रखा है, तो ए फोर्स एफ मूव्स ए लोड फ्रॉम ए टू सी एज शोन इन द फिगर बेलो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन विच ऑफ दिज लेंथ्स वुड यू यूज एज द डिस्प्लेसमेंट। देखो ये वाला ब्लॉक दे रखा है और ये अभी ए पोजीशन पे है, इस पे फोर्स एफ लग रखा है, ठीक है। ये ब्लॉक को पहुंचना कहाँ पे है, तो सी पे पहुंचना है, ठीक है। ये वाला देखो 5 मीटर दे रखा है और ये वाला 3 मीटर दे रखा है, और इधर से ए भी आपका 4 मीटर दे रखा है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ना कि अगर वर्क डन निकालना है कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक ले जाने में आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि डिस्प्लेसमेंट आप कौन सा लोगे, क्या 3 मीटर वाला लोगे, या 4 मीटर वाला लोगे, या 5 मीटर वाला लोगे, आपसे ये पूछ रखा है। देखो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे तो वो इसी डायरेक्शन वाला लेंगे, यानी कि AC जो डिस्प्लेसमेंट है इस वाले को लेंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये जो लेना है वो कौन सा लेना है, 5 मीटर वाले को लेना है। बात को समझे कि नहीं। चलो, इनके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ये क्या बोल रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कंटेनिंग 128 न्यूक्लियॉन्स emits a beta particle. After beta emission, the number of the nucleons present in the nucleus will be। देखो कोई एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जिसमें से कि 132 न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है,
न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। देखो एक चीज़ समझो, जैसे एटम होता है ना, एटम है, ठीक है ना, एटम का सबसे जो अंदर वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में मूव करता है, ठीक है ना। और न्यूक्लियॉन्स जो बोलते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर में जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का सम को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना दे रखा है? तो 128 दे रखा है। पी प्लस कितना दे रखा है? पी प्लस एन बराबर 128 है। और यहाँ पे बोल रखा है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, यानी कि रेडिएशन को इमिट करेगा। कौन सा पार्टिकल इमिट कर रहा है? तो बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है। इस केस में बताना है कि इमिशन के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से कितना होगा। देखो जब बीटा पार्टिकल से इमिट करेगा तो बीटा पार्टिकल से में होता क्या है, न्यूट्रॉन जो होता है, यहाँ पे देखो बीटा पार्टिकल से जब इमिट करेगा, कौन सा इमिशन है? तो बीटा इमिशन है। इस केस में न्यूट्रॉन क्या होता है? चेंज होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये एक न्यूट्रॉन था, वो कन्वर्ट हो गया किस में? तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। प्रोटॉन में जो कन्वर्ट हुआ ये वाला, ये तो न्यूक्लियस के अंदर में रह जाएगा ना, न्यूक्लियस के अंदर में ही रह जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलेगा, जिसको बीटा पार्टिकल्स बोल रखे हैं। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर में है क्या क्या? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। पहले दोनों का सम कितना था? तो 128 था। अब समझना, इमिशन के बाद P प्लस एन अगर हमें निकालना हुआ, ठीक है ना, एक न्यूट्रॉन तो घट जाएगा, एक न्यूट्रॉन तो घटेगा, बात सही है। यानी कि होज कितना जाना चाहिए? तो 128 में से एक को माइनस करो, कितना हो गया? 127 हो गया। एक न्यूट्रॉन से घट गया, क्योंकि न्यूट्रॉन ही चेंज हो जाता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, बीटा इमिशन में। अब समझना एक चीज़, ये न्यूट्रॉन किस में चेंज हुआ है? तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, लेकिन ये वाला जो प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन भी तो बन रहा है ना, ये वाला प्रोटॉन भी तो इसके अंदर में ही आ जाएगा ना। यानी कि एक और तो यहाँ पर ऐड करना पड़ जाएगा ना, फिर से एक और ऐड करना पड़ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 127 प्लस 1 कितना हो गया? 128 हो गया। तो फिर से P प्लस एन कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना कि बीटा इमिशन में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कभी भी चेंज नहीं होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। हाँ, चेंज क्या होता है? एटॉमिक नंबर। चेंज क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाता है, 1 इंक्रीज कर जाता है, 1 इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जो मास नंबर होता है, मास नंबर जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है ना। मास नंबर को ही क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और ये क्या रहता है? बीटा इमिशन में सेम रहता है, और एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। समझे कि नहीं? चलो, तो यहाँ पे पूछा था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर वो सेम ही रहेगा। पहले 128 था तो बाद में भी 128 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? तो असर्शन है यूवी रेडिएशंस आर स्कैटर्ड मोर एज कम्पेयर टू द माइक्रोवेव रेडिएशन। देखो यूवी रेडिएशन ज़्यादा स्कैटर तो करता है, ये बात सही है, यानी कि असर्शन ए सही दे रखा है। रीजन क्या दे रखा है? तो वेवलेंथ ऑफ यूवी रेडिएशन इज मोर देन डेट ऑफ वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन, ये गलत दे रखा है, क्योंकि यूवी रेडिएशन का वेवलेंथ कम होता है माइक्रोवेव रेडिएशन से। देखो वेवलेंथ के हिसाब से जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आपको पता होना चाहिए। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जैक्ट कितना होता है ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर याद होना चाहिए। कैसे ऑर्डर याद रखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर गामा रे लिखो, गामा रेज, ठीक है। उनके बाद एक्स रेज को लिखना है, एक्स रेज, ठीक है। उनके बाद क्या लिखेंगे? तो उसी के बाद आ जाता है यूवी रेज, जो कि यहाँ पर दे रखा है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। उनके बाद विजिबल हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। उनके बाद इंफ्रारेड हो जाएगा, इंफ्रारेड, ठीक है। और इंफ्रारेड के बाद आ जाता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। उनके बाद आ जाएगा रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है ना। चलो हम बोल देते हैं कि वेवलेंथ इधर इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है? तो वेवलेंथ। देखो कितना होता है एग्जैक्ट नंबर याद रखना जरूरी नहीं है, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होगा,
उससे कम माइक्रोवेव का हो जाएगा, उससे कम इंफ्रा का हो जाएगा, और उससे कम विजिबल का, और विजिबल से भी कम होगा यूवी का, यूवी से भी कम होगा एक्सरे का, और एक्सरे से भी कम होगा गामा रे का। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा दे रखा है, तो एक यूवी का बात करा हुआ है और दूसरा माइक्रोवेव का बात करा हुआ है। दोनों का वेवलेंथ देखो, यहाँ पे देखो आपका माइक्रोवेव है, ठीक है ना, ये वाला माइक्रोवेव है, ठीक है। और यूवी रे कहाँ है, तो यहाँ है, यूवी रे यहाँ है, यानी कि माइक्रोवेव का ज़्यादा है वेवलेंथ, किससे, तो यूवी रे से। चलो वेवलेंथ को लेमडा से लिखते हैं, लेमडा से, यानी कि लेमडा किनका, तो माइक्रोवेव का, माइक्रो का ज़्यादा है, किससे, तो लेमडा ऑफ यूवी रेज। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो स्केटर्ड होता है, स्केटरिंग जो होता है वो रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ज़्यादा रिफ्रैक्शन होना मतलब ज़्यादा स्केटर्ड भी हो रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, यानी कि रिफ्रैक्शन म्यू पे डिपेंड करता है। अगर म्यू ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, अगर रिफ्रैक्शन ज़्यादा है मतलब स्केटर्ड भी ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। अब म्यू और वेवलेंथ में अगर आपको रिलेशन बताए समझने के लिए बस, तो म्यू और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली होता है। क्या होता है, इन्वर्सली होता है, यानी जिनका लेमडा ज़्यादा होगा उनका म्यू कम होगा, अगर म्यू कम है तो रिफ्रैक्शन भी कम होगा, अगर रिफ्रैक्शन कम है तो स्कैटरिंग भी कम होगा। अब देखो लेमडा किनका ज़्यादा है, तो लेमडा तो माइक्रोवेव का ज़्यादा है ना, लेमडा किनका ज़्यादा है, लेमडा तो माइक्रोवेव का ज़्यादा है, इनका लेमडा ज़्यादा है, ठीक है। माइक्रो का लेमडा ज़्यादा हो गया, वेवलेंथ ज़्यादा हो गया, यानी कि माइक्रो का जो म्यू होगा, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम होगा। अगर म्यू कम है यानी कि रिफ्रैक्शन भी कम होगा, अगर रिफ्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब स्कैटरिंग भी कम होगा। तो स्कैटरिंग कम किसका होगा, तो माइक्रोवेव का कम होने वाला है। और पहला एसर्शन में यही चीज़ दे रखा है कि यूवी रेडिएशन का देखो स्कैटर ज़्यादा होगा, किससे, तो माइक्रोवेव का, यानी कि माइक्रोवेव का रेडिएशन, माइक्रोवेव का स्कैटरिंग कम होगा, किससे, तो यूवी रेडिएशन का। ये स्टेटमेंट सही दे रखा है। लेकिन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखो, यहाँ क्या दे रखा है कि वेवलेंथ यूवी का ज़्यादा होगा, किससे, तो माइक्रोवेव रेडिएशन से। और यहाँ पे देखो वेवलेंथ किनका ज़्यादा है, तो माइक्रो का वेवलेंथ ज़्यादा है यूवी से, ठीक है ना। और आपका रीजन यहाँ पर गलत दे रखा है, तो उस हिसाब से ए इज ट्रू हो गया और आर इज फॉल्स हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या बोल रखा है, व्हेन द स्टेम ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रेस्ड ऑन ए टेबल, द टेबल टॉप स्टार्ट वाइब्रेटिंग, दिस वाइब्रेशंस आर डेफिनेटली एन एग्जाम्पल्स ऑफ। देखो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है और उनके वाइब्रेशन की वजह से टेबल टॉप भी वाइब्रेट करने लगता है, यानी कि ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे फोर्स लगा रहा है टेबल टॉप पे, जिनकी वजह से टेबल टॉप भी वाइब्रेट कर रहा है। फोर्स लगाने की वजह से टेबल टॉप वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि ये वाला फोर्स वाइब्रेशन का केस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए क्लास 3 लीवर। देखो पहला क्या दे रखा है, पेयर ऑफ सीजर, बी दे रखा है व्हील बैरो, सी दे रखा है क्रोबार, और डी दे रखा है ह्यूमन फॉर आर्म। देखो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लास 3 लीवर का मतलब क्या होता है, देखो लीवर जो होता है वो 3 प्रकार से आपने पढ़ा होगा। तीनों लीवर को इधर साइड में करते हैं थोड़ा, चलो यहाँ पे करते हैं। कौन कौन सा लीवर हो जाता है, तो क्लास 1 लीवर सबसे पहले देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, समझे कि नहीं, यही पे बता देते हैं क्योंकि आगे भी ज़रूरत पड़ने वाला है। क्लास 1 लीवर ये कैसे होता है, तो चलो इधर मान लो कि लोड है, इधर क्या है तो इफर्ट है, और लोड और इफर्ट के कहीं बीच में फुलक्रम हो जाएगा, है ना, यहाँ भी हो सकता है फुलक्रम, ये वाला आपका फुलक्रम पॉइंट हो गया, ठीक है। ये क्लास 1 लीवर होता है। इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा भी होता है, या फिर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा भी हो सकता है, और मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये क्लास 1 लीवर हो जाता है। क्लास 2 लीवर क्या होता है, तो क्लास 2 लीवर देखो क्लास 2 लीवर का मतलब एक इंड पे आपका फुलक्रम रहता है, ठीक है, दूसरे इंड पे इफर्ट रहता है, और बीच में कहीं पे लोड हो जाएगा, कहीं पे भी हो सकता है लोड। चलो हम बीच में कहीं पे लगा देते हैं लोड, ये वाला पॉइंट लोड का हो गया, ठीक है। इस केस में जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है तो वो मैकेनिकल एडवांटेज
ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ये आपका क्लास 2 लीवर हो जाता है। ठीक है, क्लास 3 लीवर ये क्या होता है, तो क्लास 3 देखो, इसमें से इधर आपका एक एंड में फुलक्रम पॉइंट रहेगा और दूसरे एंड में लोड आता है। ठीक है ना, और फुलक्रम और लोड के बीच में कहीं बीच में है ना आपका इफर्ट लगेगा, तो ये वाला आपका क्लास 3 लीवर हो जाता है। और इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये आपका 3 प्रकार का लीवर हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, तो क्लास 3 लीवर आपसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे रखा है। देखो जो सीजर होता है ना, सीजर का बीच में कहीं बीच में आपका फुलक्रम पॉइंट होता है, यानी कि क्लास 1 लीवर होता है। जो व्हील बैरो होता है, इनका भी फुलक्रम कहीं बीच में ही आता है, तो ये भी आपका क्लास 1 लीवर है, व्हील बैरो भी। और क्रोबार का भी जो फुलक्रम पॉइंट होता है कहीं बीच में होता है, इनका मतलब क्रोबार भी आपका क्लास 1 लीवर ही है। यहाँ पे तीनों जो दे रखा है आपका ABC, ये क्लास 1 लीवर है। ह्यूमन 4 आर्म जो होता है, ह्यूमन 4 आर्म का मतलब क्या हो गया, देखो ह्यूमन 4 आर्म, जैसे कि ये वाला हैंड हो गया आपका, समझे कि नहीं, इस प्रकार से। तो यहाँ पे कैसे होता है, तो देखो ये वाला हाथ हो गया, यहाँ पे लोड रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, तो लोड रहता है। ठीक है ना, इधर ये वाला जो है, इसी के अराउंड में ये हाथ ऊपर नीचे होता है, यानी कि ये वाला आपका फुलक्रम पॉइंट हो गया। और बीच में कहीं पे, यहाँ पे बीच में कहीं पे क्या लगता है, तो इफर्ट लगता है, ये वाला आपका इफर्ट का पॉइंट होता है। तो कोई एक तरफ लोड है, दूसरी तरफ फुलक्रम है। देखो यहाँ पे क्लास 3 में देखो, एक तरफ फुलक्रम है और दूसरे एंड पे लोड होता है और बीच में कहीं पे इफर्ट होता है। तो ह्यूमन 4 आर्म के केस में आपका यही चीज़ होता है, क्लास 3 लीवर होता है, तो ह्यूमन 4 आर्म हो जाएगा इनके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स, क्या लंबाई पे डिपेंड करता है, कतई नहीं। मटेरियल पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नहीं करता है, रेडियस पे भी नहीं कर सकता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता क्या, तो ये भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस ही है, लेकिन सिर्फ यूनिट लेंथ के लिए देखते हैं। किसके लिए, यूनिट लेंथ के लिए देखते हैं, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए देखते हैं, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, अब आप लंबाई को बढ़ा दो या घटा दो, इनसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखना इनको किस में, तो यूनिट लेंथ में ही देखना है। यूनिट का मतलब क्या होता है, एक, या तो अगर आप SI में देख रहे हो तो मीटर में देखोगे, 1 मीटर में देखोगे। ठीक है ना, अगर आप CGS यूनिट में देख रहे हो तो 1 सेंटीमीटर में देखोगे। उसी प्रकार से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है इनका यूनिट होता है, यूनिट का मतलब 1 मीटर स्क्वायर में सिर्फ देखते हैं अगर SI में देखेंगे तो, समझे कि नहीं। अब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दो घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को, समझे कि नहीं। लंबाई को बढ़ा के आप 100, 200, 400 मीटर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनको देखना किस में, तो यूनिट लेंथ में ही देखना है। तो दोनों में किसी पे नहीं करता है। रेडियस बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ाने की वजह से फिर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही बढ़ेगा, तो रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करने वाला है। डिपेंड किस पे करता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। याद रखना कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा या फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इन दोनों को छोड़ के किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। यहाँ पे टेम्परेचर है नहीं, मटेरियल है, तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द करेक्ट वायरिंग विथ करेक्ट कलर कोड। चलो यहाँ पे एप्लियंस लगा हुआ है, एप्लियंस का मतलब जैसे बल्ब ही आपने लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मेन स्विच है, ठीक है ना, वायरिंग करा हुआ है। इधर यहाँ पे दे रखा है कि ये ब्लू वायर है और यहाँ पे ब्राउन वायर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक स्विच लगा रखा है, ये किसका सिंबल होता है, तो स्विच का सिंबल होता है, स्विच का। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट वायरिंग है। आपका ऑप्शन ए ये दे रखा है। ऑप्शन बी को देखें अगर, तो यहाँ पे फिर से स्विच है, यहाँ पे मेन से हो गया और यहाँ पे ये वाला येलो वायर कर दिया है, ठीक है ना। ये वाला आपका ब्राउन वायर ही है, ठीक है। ऑप्शन सी को भी देख लो, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है। यहाँ पे देखो स्विच को चेंज कर दिया है, इधर कर दिया है और ये ब्लू वायर ही है और ये वाला आपका ब्राउन वायर है, ठीक है। ऑप्शन डी में देखो, इधर येलो वायर है और इधर ब्राउन वायर है
और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है फिर से। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है और पूछ रखा है कौन सा सही होगा। देखो हम ही बता देते हैं, इनके लिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्यों सही होगा ये भी जानना ज़रूरी है। देखो एक कौन सा तो ब्राउन है और दूसरा यहाँ पर ब्लू वायर दे रखा है। जो ब्लू वायर होता है, ब्लू वायर न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो न्यूट्रल वायर को दर्शाता है, ये बात याद रखना है। और जो ब्राउन वायर होता है, ये कलर कोडिंग का क्वेश्चन है, और जो ब्राउन वायर होता है ये लाइव वायर को दर्शाता है, लाइव वायर को दर्शाता है। ठीक है, ब्राउन वायर है मतलब कि लाइव वायर को दर्शाएगा, और ब्लू वायर है यानी कि वो न्यूट्रल वायर को दर्शाएगा। जब करंट मेंस से कहाँ जा रहा है? तो किसी एप्लियंस में जा रहा है। और जो हम लोग स्विच लगाते हैं, स्विच हमेशा लाइव वायर में लगाया जाता है, कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं लगता है। बात को समझे कि नहीं? और यहाँ पे ऑप्शन ए में देखो, जो स्विच लगाया हुआ है वो आपका ब्राउन वायर यानी कि लाइव वायर में लगाया हुआ है, इसीलिए ये वाला जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं? अगर बी को देखेंगे तो येलो वायर नहीं होता है न्यूट्रल वायर के लिए, तो ये कलर कोडिंग ही गलत दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन सी में अगर देखेंगे, यहाँ पे देखो फिर से ब्लू वायर दिया हुआ है, यानी कि ब्लू न्यूट्रल के लिए यूज होता है। न्यूट्रल के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो ब्लू यूज करते हैं। अब ब्राउन तो आपका ये लाइव वायर हो जाएगा। कलर कोड तो सही दे रखा है, लेकिन स्विच यहाँ पे गलत पोजीशन पे लगा दिया है। स्विच कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं लगाते हैं, स्विच हमेशा लाइव वायर में लगता है। तो ऑप्शन सी में कलर कोडिंग सही दे रखा है, बस गलत क्या करा है? तो स्विच को गलत वायर में लगा दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी नहीं होने वाला है। और ऑप्शन बी और डी में तो कलर कोड ही गलत है, समझे कि नहीं? चलो, तो इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सेल इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पूछ रहा है टर्मिनल ऑफ ए सेल का, जब सर्किट कैसा हो? क्लोज्ड सर्किट हो। क्लोज्ड का मतलब ये है कि करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, करंट फ्लो कर रहा है, समझे कि नहीं? जब करंट फ्लो करता है तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल का, उसको क्या बोलते हैं? तो टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, सर्किट क्लोज्ड नहीं होता, सर्किट क्या होता? अगर ओपन हो जाता, अगर ओपन होता मतलब कि करंट फ्लो नहीं करता, करंट नॉट फ्लो, ठीक है ना? उस केस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो उस केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाता। इलेक्ट्रोमोटिव कोई ईएमएफ भी बोलते हैं, ठीक है? और इस ऑप्शन के लिए चूंकि क्लोज्ड सर्किट है यानी कि करंट पास हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज को कैपिटल V से डिनोट भी करते हैं, ठीक है? वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है? तो E माइनस बी बराबर छोटी v होता है, समझे कि नहीं? जो भी बैटरी का मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जब करंट बाहर सप्लाई नहीं हो रहा है उस केस में ईएमएफ बोलते हैं। जब करंट सप्लाई बाहर हो रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है ना? कभी भी टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर नहीं होता है, यानी कि जितना मैक्सिमम कैपेसिटी होता है बैटरी का उतना बाहर सप्लाई नहीं करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी थोड़ा बहुत वोल्टेज को यूज करता है। तो जितना वोल्टेज बैटरी खुद यूज कर लेता है उसी वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है? चलो, इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, यहाँ क्या दे रखा है? ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी। जब आइस मेल्ट कर रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, उस केस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, जब मेल्ट करता है ना 0 डिग्री पे, यानी कि देखो 0 डिग्री सी है, यहाँ पे आपका आइस है, ठीक है ना? ये मेल्ट करके वाटर बनेगा, और वाटर भी आपका 0 डिग्री सी पे रहने वाला है, इसी को मेल्टिंग बोलते हैं। और कैलोरीमेट्री चैप्टर में आपको बताए हुए, मैंने खुद वीडियो बनाया है, वहाँ पे आपको बताया था कि जब भी आइस कन्वर्ट होता है वाटर में और टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही रहे, उस केस में आइस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। आइस को थोड़ा बहुत हीट देना पड़ेगा, तभी जाके वो वाटर बनने वाला है। यानी कि आइस जो होता है वो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर बनता है।
मेल्टिंग में हमेशा एब्जॉर्प्शन होता है। फ्रीजिंग में क्या होता है, तो फ्रीजिंग के केस में हीट रिमूव करता है, लेकिन मेल्टिंग में हीट एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे मेल्ट ही हो रहा है तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। एंड टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, हाँ टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है मेल्टिंग पॉइंट के केस में। यहाँ देखो आइस भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंजेज नहीं होता है। हाँ हीट एब्जॉर्ब जरूर करता है, तो इनके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इधर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। देखो ऑप्शन सी में दे रखा है टेम्परेचर डिक्रीज, नहीं टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है मेल्टिंग के समय में। ऑप्शन डी में दे रखा है टेम्परेचर इंक्रीज, भाई टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अगर फ्रीजिंग दिया रहता, फ्रीजिंग के केस में हीट रिलीज करता है, क्योंकि फ्रीजिंग में क्या होगा, वाटर कन्वर्ट होगा आइस में, ठीक है ना, तो यहाँ पे हीट रिलीज होता है, इसको ही फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग, ठीक। और फ्रीजिंग के समय भी टेम्परेचर सेम होता है, वाटर भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, आइस भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, और यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम होता है। बस अंतर क्या होता है, तो यहाँ पे फ्रीजिंग के केस में हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज्ड। चलो ये याद रखना है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, यहाँ क्या बोल रखा है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव लेंस इज, तो कनकेव लेंस है ना, तो कनकेव लेंस के केस में लीनियर मैग्निफिकेशन एम ऑलवेज लेस देन 1 होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। तो इनके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो क्या बोल रखा है, ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनको रख दिया है जाके इवैक्यूएटेड चैम्बर में। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके विल, तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या होगा, क्या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेंस अनचेंज, या डिपेंड ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है ना, ये इन्वायरमेंट के किसी भी फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं करता है, समझे कि नहीं, ये चीज़ याद रख लो कि इन्वायरमेंट का किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। जब किसी पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो डिक्रीज भी नहीं होने वाला है, इंक्रीज भी नहीं होने वाला है। डिपेंड ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी तो इन्वायरमेंट का ही आ जाता है ना, इस पे भी डिपेंड नहीं करने वाला है। तो इस केस में क्या होता है, रिमेन अनचेंज। तो जब किसी पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो कोई चेंजेज नहीं होगा उनका रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में। जिस रेट से वो पहले डीके कर रहा था, चाहे आप उनको कहीं पे भी रख दो, वो उसी रेट से डीके करता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, द ग्राफ गिवन बिलो शोज दैट हीट एनर्जी सप्लाइड अगेंस्ट चेंज इन टेम्परेचर व्हेन नो एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी। स्लोप निकालना इस ग्राफ का। देखो इधर हीट एनर्जी है, ठीक है, और इधर चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी दे रखा है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया, और यहाँ पर ये वाला ग्राफ दे रखा है। चलो ठीक है, स्लोप हमें यहाँ पे बताना है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा। पहला क्या दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे देखो पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना, हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ते चला जा रहा है। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ये सिर्फ यूनिट मास के लिए देखते हैं, पूरे बॉडी के लिए नहीं देखते हैं। किन के लिए देखते हैं, यूनिट मास के लिए देखते हैं। और यहाँ पे पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, लेटेंट हीट दे रखा है। देखो लेटेंट नाम अगर आ जाए, लेटेंट नाम आ जाए तो इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट सप्लाई बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है। कैसे पता करेंगे, कहीं पे एक पॉइंट लिए अगर आपने, ये वाला पॉइंट, इस पे देखो नीचे लाइन खींचो, ये वाला टेम्परेचर कुछ T1 है, इधर खींचेंगे तो हीट बताएगा। चलो इसको कुछ मान लो H1 हीट है, ठीक है। एक और कहीं पे पॉइंट लिए, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया अगर आप में, यहाँ से एक लाइन खींच के एक्स एक्सिस में मिलाएंगे तो ये वाला कुछ टेम्परेचर T2 है। देखो ना टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो गया। कब जब हमने हीट एनर्जी बढ़ाया, H1 से कहाँ पे लेके गया, H2 तक लेके गया। यानी हम हीट एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और लेटेंट आ जाए नाम तो उसके इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, बी तो नहीं हो सकता है। सी में देखो यहाँ भी फिर से नाम लेटेंट आ गया है। लेटेंट आ जाए मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, भले ही हीट एनर्जी बढ़ता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इनके लिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा है डी, यानी कि हीट कैपेसिटी हो जाएगा। क्यू हीट कैपेसिटी होगा, देखो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर C इंटू एम इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना।
C इंटू एम, इनको कांस्टेंट करो। यहाँ से देखो Q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा T का। यानी कि अगर हीट एनर्जी को बढ़ाएंगे, Q क्या है आपका अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, अगर हीट एनर्जी को बढ़ाएंगे तो उस केस में टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। ये आपको रिलेशन से समझ में आ रहा होगा। और यही इस ग्राफ में भी देखो ये रिलेशन सेम इसी प्रकार से है, यानी कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ क्या हो जाएगा, तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तो इनके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ ग्लास इज पुश्ड इनटू द पाथ ऑफ द लाइट एज शोन बिलो, देन द कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स विल बी। देखो जब ग्लास नहीं है ये वाला ब्लॉक, ये वाला, ठीक है ना, तो कन्वर्जिंग पॉइंट ये वाला एक्स हो जाता है। अगर ये वाला ग्लास को ऊपर कर देंगे, यानी यहाँ पे बीच में लगा देंगे उस केस में कन्वर्जिंग पॉइंट क्या होगा, तो कन्वर्जिंग पॉइंट पहला ऑप्शन में दे रखा है मूव अवे फ्रॉम द स्लैब, स्लैब से थोड़ा दूर चला जाएगा। तो बात सही है कि स्लैब से थोड़ा दूर चला जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इनके लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में से देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन 2 आपका सेक्शन ए के अंदर में ही आता है, ठीक है ना। इनमें 1 नंबर में से देखो ए और बी करके दे रखा है। ए में क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग एटम्स, नीचे में कुछ एटम्स वगैरह दे रखा है और पूछ रहा है ना इनमें से कौन सा रेडियो आइसोटोप है। तो वो रेडियो आइसोटोप किसको बोलते हैं, थोड़ा इनको साइड में करते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। रेडियो आइसोटोप, दो चीज़ याद रखना, रेडियो आइसोटोप, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना यार, कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा कर लेना, रुक जाओ यार, लिख ही देते हैं बढ़िया से, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे मैंने वाटर WATAR लिख दिया था, हमें भी कुछ याद नहीं है, लेकिन एक बच्चे ने कमेंट करके बोल दिया था कि सर वाटर आपने WATAR लिख दिया है, तो अब क्या ही बोले, हमें तो कुछ याद ही नहीं हम कहाँ पे लिखे हैं। अब हो सकता है बच्चे बोल रहे हैं तो हो सकता है सही ही बोल रहे होंगे। चलो बड़े हाल रेडियो आइसोटोप है, किनको बोलेंगे, तो दो चीज़ याद रखना, एटॉमिक नंबर 82 से कम होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या होना चाहिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि n बड़ा होना चाहिए प्रोटॉन से। अगर ये दोनों चीज़ है तब वो रेडियो आइसोटोप होगा, अन्यथा रेडियो आइसोटोप नहीं होगा। चलो अब इनमें से देखो ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन 16 है, यानी कि मास नंबर कितना है, 16 है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 8 होता है। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर 8 है, और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, किनके बराबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, यानी कि यही वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन P हो जाएगा, ठीक है। मास नंबर कितना है, तो 16 है। मास नंबर किनके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि n प्लस पी बराबर कितना होता है, 16 होता है। यहाँ से देखो n प्लस पी कितना दे रखा है, तो 16 दे रखा है, और p कितना है, तो 8 है, यानी कि इनके जगह में 8 को रख देंगे, बराबर क्या हो गया, तो 16 हो गया। यहाँ से अगर निकाल लेंगे n तो कितना आ जाएगा, तो 16, और ये वाला 8 को उधर लेके जाएंगे तो -8, यानी कि n भी कितना आ गया, 8 ही हो गया। यहाँ पे तो n बराबर p हो गया ना, और दोनों कितना हो गया, तो 8 के बराबर हो गया। जब बराबर हो जाएगा तब तो रेडियो आइसोटोप ही नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन आपका रेडियो आइसोटोप नहीं है। उसी प्रकार से कार्बन 14 दे रखा है, अभी कार्बन वाले को छोड़ते हैं, नाइट्रोजन को थोड़ा देखते हैं। n क्या है, 14 है, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। जितना एटॉमिक नंबर वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कि 7 इसमें भी प्रोटॉन है। मास नंबर कितना है, 14 है। मास नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो n प्लस पी कितना है, तो n प्लस पी 14 दे रखा है। n हमें निकालना है, p कितना है, तो 7 के बराबर है, यहाँ पे 7 रखो, बराबर 14 कर दो। यहाँ से n निकालेंगे तो 14 और 7 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी n भी कितना आ गया, 7 हो गया। n भी 7, p भी 7, तो ये भी आपका रेडियो आइसोटोप नहीं है, समझे कि नहीं। उसी प्रकार से हीलियम अगर देखेंगे ना तो वो भी नहीं है। हीलियम का मास नंबर 4 दे रखा है क्वेश्चन में, आपका एटॉमिक नंबर 2 होता है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, और ये 4 मास नंबर है, मास नंबर n प्लस पी के बराबर होता है। यहाँ से अगर n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 है ना, 4 माइनस पी कर देंगे, ये कितना है, 2 है, 4 माइनस 2 करेंगे तो फिर से n कितना आ गया, 2 आ गया, यानी n बराबर p आ गया, और ये दोनों 2 के बराबर है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर आ गया यहाँ भी, तो ये भी आपका रेडियो आइसोटोप नहीं है। अब एक ऑप्शन बचा है यहाँ पे, देखो कार्बन 14 वाला दे रखा है। कार्बन का 3 आइसोटोप होता है,
कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यहाँ पे कार्बन 14 दे रखा है, ठीक है ना, कार्बन 14 वाला दे रखा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर 6 हो जाता है, ठीक है। जो भी एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन का संख्या होता है, यानी कि 6 प्रोटॉन है कार्बन में। मास नंबर 14 है, यानी कि N+P के बराबर होता है। यहाँ से देखो N+P बराबर कितना है, तो 14 दे रखा है। N हमें निकालना है, प्लस P कितना है, तो 6 है। यहाँ पे 6 रख देंगे, बराबर 14 कर देंगे, तो N बराबर यहाँ से 14 - 6 कितना आ जाएगा, 14 - 6, यानी कि N बराबर आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखो N आपका 8 आ गया और P कितना है, 6 है ना, यानी कि कार्बन 14 के लिए जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। 8 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 था, तो 2 ज़्यादा था। और यहाँ पे बताए थे ना कि पहला कंडीशन एटॉमिक नंबर 82 से कम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होना चाहिए। और ये कार्बन 14 में हमें देखने को मिल भी रहा है, यानी कि कार्बन 14 आपका रेडियो आइसोटोप है। चलिए, तो कार्बन 14 हो गया इनके लिए आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, कार्बन 14। अब पूछा है कोई एक यूज बताना है, जो कार्बन होता है उनको कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे रॉक वगैरह होता है ना, तो रॉक वगैरह कितना साल पुराना है उनका वो पता करने के लिए, एज पता करने के लिए। किस लिए कार्बन डेटिंग का मतलब क्या होता है, एज पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्बन 14 का, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन बी को देखो। नेम द क्लास ऑफ द लीवर शोन इन द पिक्चर बेलो। यहाँ पे देखो लीवर दिख रहा है और बताना है कौन सा क्लास का लीवर है। देखो यहाँ पे हम लोग इफर्ट लगाते हैं, इस पॉइंट पे इफर्ट लगाते हैं, बोतल ओपनर है वो, ठीक है ना, यहाँ पे इफर्ट लगाते हैं, एक एंड पे इफर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला, यहीं पे तो लोड है, ये तो ऊपर जाता है जो कि बोतल ओपनर खुलता है, यानी कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लोड है आपका। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट फलक्रम हो जाता है, ठीक है ना। देखो एक इंड पे फलक्रम है, दूसरे इंड पे इफर्ट है और बीच में कहीं पे लोड है, और ये कौन सा लीवर हो जाता है, तो क्लास 2 लीवर हो जाएगा। इसीलिए ऊपर में मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 तीनों प्रकार का लीवर स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, जहाँ पे एक क्वेश्चन आया था। समझे कि नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं तो हम मतलब रिक्वेस्ट करेंगे, रिकमेंड भी करेंगे कि आप कम से कम स्टार्टिंग से देखो इस पूरे वीडियो को। बहुत अच्छी होता है, जो कि पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, पहला क्वेश्चन अगर उस चैप्टर का आता है या फिर उस टॉपिक का, उसके बाद अगर उस टॉपिक से और भी क्वेश्चन आया तो वहाँ पे शॉर्ट में करके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका बोतल ओपनर जो होता है क्लास 2 लीवर होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। आप क्या करो ना, एक रस्सी से किसी एक पत्थर को बांध लो और ऐसे करके घुमाओ, ठीक है। अपने हाथ वगैरह में हम लोग भी घुमाते थे इस प्रकार से। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स, जो टेंशन होता है स्ट्रिंग में वो क्या प्रोवाइड करता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि रोटेट कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट कर रहा है तो सेंटर की तरफ कोई ना कोई तो फोर्स लगेगा, तभी तो सर्कुलर पाथ में चलेगा। अगर नहीं लगेगा तो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो रस्सी है ना, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा इनके लिए, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो जो कि रस्सी में टेंशन फोर्स डेवलप हो रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि सर्कुलर मोशन में चलना है। आगे बोल रखा है वर्क डन बाय दिस फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज। यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्क डन कितना होगा, ये समझने वाला चीज़ है थोड़ा। देखो हम इधर स्ट्रक्चर थोड़ा बनाते हैं, जो कि वर्क डन पूछ लिया है तो समझना पड़ेगा थोड़ा। चलो ये वाला आपका सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर है, ये वाला हमने रस्सी बांध दिया, इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ये वाला पॉइंट है। चलो इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन निकालेंगे उस ऑब्जेक्ट का, उस पत्थर का, तो किधर होगा, जब सर्कुलर पाथ में चलता है ना, जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचते हैं, यानी कि इस पर एक टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट इधर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर होने वाला है, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा वो स्टोन, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये वाला कितना कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है।
तो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये कब लगाते हैं, जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल सेम हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल सेम नहीं होता है तो वर्क डन बराबर लिखते हैं एफ एस कोस थीटा। ठीक है, चलो कोस थीटा आ गया ना। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में होने वाला है। ठीक है, और फोर्स आपका सेंटर की तरफ लग रहा है। एंगल कितना का बन रहा है, तो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि थीटा बराबर कितना दे रखा है, तो 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, तो कोस 90 बराबर 0 हो जाता है। जब यहाँ पे कोस थीटा को 0 रख देंगे तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता है। वर्क डन बाय दिस फोर्स एट एनी इंस्टेंट इज 0। क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ए नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 न्यूटन पाइवेटेड एट 1 इंड इज शोन इन द डायग्राम बेलो। देखो डायग्राम वगैरह दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है और इसी पॉइंट पे पूरे बॉडी का वेट रहता है। चलो कितना लग रहा है वेट, तो 120 न्यूटन का वेट है और ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये वाला पाइवेटेड पॉइंट है, यानी कि इसी पॉइंट के अराउंड में ये बॉडी रोटेट कर सकता है। ठीक है, क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ टू कीप द बीम इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखो एक एफ लगा रखा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो एफ का कितना मान होगा वो निकालना है। और क्या दे रखा है, तो ओ से लेकर ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस दे रखा है 0.80 मीटर। ओ से लेकर ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वाला लेंथ आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दे रखा है 0.20 मीटर। ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, तो हमें एफ निकालना है, हमें एफ निकालना है। चलो एक बात बताओ, मान लो कि एफ नहीं लगता, जो हम लोग लगा रहे हैं मान लो एफ नहीं लगता, एफ को हटा दो। अगर एफ नहीं लगता ना तो ये जो बीम है रोटेट करने लगता। कैसा रोटेट करता, देखो ये वाला वेट है ना, बॉडी का वेट है तो वो तो रहेगा ही, तो सिर्फ ये वाला लगता है। इसके वजह से ना बॉडी इस प्रकार से रोटेट करता, इस प्रकार से रोटेट करता। और ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो जाता है, क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। समझे कि नहीं, यानी कि बॉडी का वेट के वजह से, बॉडी का वेट के वजह से ये बीम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता। ठीक है, उसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज में हमने क्या लगा रहा है, तो एक फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है जो कि इस वेट के मोमेंट को बैलेंस कर रहा है। तो ये फोर्स कितना होगा ये बताना है। देखो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, वेट की वजह से क्लॉक वाइज मोमेंट होगा, तो क्लॉक वाइज मोमेंट निकाल लेते हैं, क्लॉक वाइज मोमेंट। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर से हो जाता है। मोमेंट होता क्या है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स यहाँ पे कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे देखो वेट, वेट क्या है, तो वेट एक प्रकार का फोर्स ही है, वेट एक प्रकार का फोर्स ही है, जो कि पूरे बॉडी का वेट है वो कितना 120 न्यूटन है। यानी यहाँ पर 120 न्यूटन को ले लेंगे गुना। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला दे रखा है कितना 0.20 मीटर। पाइवेटेड पॉइंट से हमेशा लेते हैं और पाइवेटेड पॉइंट से ये वाला दूरी दे रखा है, तो यहाँ पे रख देंगे 0.20। कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट नहीं करेंगे यार, रहने दो, आगे में कटने छटने वाला होगा। ठीक है, चूँकि क्लॉकवाइज मोमेंट है किनकी वजह से, बॉडी का वेट की वजह से, और हमें रोटेट होने नहीं देना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो इक्विलिब्रियम में क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर करना होगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का। बॉडी के वेट की वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो हम जो यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं इनकी वजह से कुछ ना कुछ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। ठीक है, चलो देखो ना, तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो ना, तो इसके वजह से बॉडी कुछ इस प्रकार से रोटेट करता ना। ये वाला डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही तो बोलते हैं। तो इस फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। चलो फोर्स निकालना है तो एफ ही रहेगा, एफ गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है, पाइवेटेड पॉइंट से ये वाला जहाँ पे एफ लग रहा है इसका दूरी कितना है 0.80 है, यानी यहाँ पे कितना ले लेंगे 0.80 ले लेंगे। अब देखो बॉडी को रखना किस में, तो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है। किस में रखना है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है बॉडी को किस में रखना है, तो इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाता है इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज मोमेंट,
क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या होता है? क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, हम शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना निकाल लिए हैं, तो 120 गुना 0.20 कर देंगे बराबर, और एंटी क्लॉकवाइज कितना है, तो F गुना 0.80। इनको सोल्व कर लो, यहाँ से F निकल जाएगा। देखो डेसिमल हटाया, यहाँ पे 2 जीरो आ गया, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। देखो 20 है और ये 80, तो 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 120 30 बार में कट जाएगा, यानी F बराबर कितना आ गया, 30 न्यूटन। अगर इस बीम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो आपको यहाँ पर फोर्स कितना का लगाना होगा, 30 न्यूटन का लगाना पड़ेगा, तब ये वाला बीम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर 30 न्यूटन से कम लगाया, मान लो आपने 25 न्यूटन लगाया, तब ये बीम नीचे की तरफ चला जाएगा। बात को समझे कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, मीरा चूज टू यूज ए ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम ऑफ 9 पुलीज इंस्टेड ऑफ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट ए हेवी लोड। देखो मीरा क्या कर रही है ना, कि सिंगल मूवेबल पुली की जगह में ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम यूज कर रही है 9 पुलिस का, ठीक है। तो ए नंबर पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम ओवर ए सिंगल मूवेबल पुली। क्या फायदा है यूज करने का ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम सिंगल मूवेबल पुली की जगह में। देखो जो सिंगल मूवेबल पुली होता है, सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है, इनका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो 2 के बराबर होता है। मैकेनिकल एडवांटेज 2 के बराबर होता है। लेकिन ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम को अगर यूज़ करेंगे, ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम, और इनमें से यहाँ पर मीरा 9 पुली को यूज़ कर रही है, कितना पुली को, 9 पुली को। तो ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम में जितना पुली होता है उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो सिंगल मूवेबल पुली की जगह में MA कितना था, 2 था। ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम जिसमें कि 9 पुली यूज़ करा हुआ है, इनका मैकेनिकल एडवांटेज 9 हो गया, तो फायदा है ना। ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज 9 है, इनका मतलब ये है कि 9 टाइम्स आपके फोर्स को, एफर्ट को बढ़ा देगा। अगर आपने एफर्ट डाला मान लो 2 न्यूटन का, ठीक है, तो आपके एफर्ट को 9 गुना बढ़ा देगा, यानी 18 न्यूटन कर देगा। अगर आपने मूवेबल पुली को यूज़ कराया, यहाँ पे आपने एफर्ट लगाया 2 न्यूटन का, ठीक है, इस केस में सिंगल मूवेबल पुली आपके एफर्ट को 2 गुना ही बढ़ाएगा, यानी कि 2 का डबल कर देंगे तो 4 न्यूटन ही करने वाला है। फायदा कहाँ पे है? फायदा तो ब्लॉक एंड टेकल सिस्टम में है ना, जहाँ कि आपके एफर्ट को 9 टाइम्स बढ़ा रहा है, तो ये फायदा हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज का। क्वेश्चन नंबर बी को देखो, वाई शुड सी कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पुलीज इन द अपर फिक्स ब्लॉक। मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, टू इंक्रीज मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, ये ऑप्शन बी के लिए हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाने के लिए जो ऊपर वाला ब्लॉक होता है वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ पुलिस को यूज करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, सुमित डज 600 जूल ऑफ वर्क इन 10 मिनट, ठीक है, एंड अमित डज 300 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द पावर्स डिलीवर्ड बाय देम। देखो दोनों का पावर निकाल के रेशियो निकालना है। सुमित का निकाल लो ना, पावर ऑफ सुमित। पावर क्या होता है, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। वर्क डन कितना कर रहा है, 600 जूल का कर रहा है, यानी कि 600 रख दिए यहाँ पे, और कितना समय ले रहा है, तो 10 मिनट समय ले रहा है। चलो यहाँ पे 10 मिनट रख दिए, ये तो पावर ऑफ सुमित निकल गया। पावर ऑफ थोड़ा अमित निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। वर्क डन कितना है, तो ये वर्क कर रहा है 300 जूल का, ठीक है ना, कितना समय में, तो 20 मिनट समय ले रहा है, यानी यहाँ पे नीचे में 20 रख देंगे। हमें निकालना क्या है, तो दोनों का रेशियो निकालना है, यानी कि पावर ऑफ सुमित बाय पावर ऑफ अमित बराबर, चलो इधर क्या कर देंगे, 600 बाय 10 बाय नीचे में क्या रख देंगे, 300 बाय 20 रख देंगे। कितना हो जाएगा, तो अरे देखो ना, ये जीरो खत्म हो गया ना, यहाँ से ये जीरो खत्म हो गया ना, ऊपर में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा क्या, 60 बाय नीचे में कितना हो गया, 2 से ये चला जाएगा 15, 60 बाय 15, ठीक है, 15 चौके 60, 4 बाय 1, यानी कि कितना हो गया, तो ये 4:1 हो जाएगा, 4:1, यही आपका आंसर हो गया, समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर
5 हो गया ना, 5 ही था ना, हाँ 5 ही था। क्वेश्चन नंबर आगे 6 पे चलते हैं। यहाँ क्या बोल रखा है, 5 बल्ब है आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए रूम, वन बल्ब इज फ्यूज्ड, एक बल्ब फ्यूज कर जाता है, इट इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग 4 बल्ब्स आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज टू द सेम सर्किट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी। रेसिस्टेंस पे क्या अंतर पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि करंट, इंटेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है करंट, तो रेसिस्टेंस और करंट पे क्या अंतर पड़ेगा ये बताना है। देखो पहले कितना बल्ब होता, पहले 5 बल्ब होता है यानी कि 5 रेसिस्टेंस था, 2 हो गया, 3 4 5 रेसिस्टेंस वो भी सीरीज में लगा हुआ है। अगर यहाँ पे R इक्विवेलेंट लगाएंगे तो पांचों को जोड़ना पड़ेगा यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है, पांचों बल्ब का रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो ये R इक्विवेलेंट निकल जाता, टोटल रेसिस्टेंस निकल जाता। अब एक बल्ब फ्यूज हो गया तो बचा 4 ही है वो, तो वो चारों फिर से सीरीज में ही रहेगा, ठीक है ना, 1 2 ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब अगर R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ही ना करेंगे, यानी कि जब एक बल्ब फ्यूज हो गया यहाँ पे R इक्विवेलेंट ये वाला कम ना हो जाएगा पहले वाले से, यानी रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। देखो दूसरा क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, करंट घटेगा ये बढ़ेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा। कैसे पता करेंगे, देखो ओम्स बाबा को याद करो, V बराबर क्या होता है तो IR होता है, ठीक है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं IR बराबर V भी लिख सकते हैं। तो वोल्टेज तो कांस्टेंट रहने वाला है, पहले जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा था बाद में भी उतना ही वोल्टेज सप्लाई होगा, यानी कि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। R को थोड़ा इधर करो, I बराबर क्या लिख सकते हैं तो V/R लिख सकते हैं। अब ये V तो कांस्टेंट हो गया, V चेंज नहीं होगा, पहले जितना सप्लाई कर रहा था बाद में भी उतना होने वाला है। I और R के बीच में क्या रिलेशन है तो I और R के बीच में देखो इन्वर्सली रिलेशन हो गया, यानी कि अगर R डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में करंट बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ पे देखो R क्या हो रहा था, पहले 5 रेसिस्टेंस था तो R ज़्यादा था, R इक्विवेलेंट, अब 4 हो गया तो R इक्विवेलेंट कम हो गया, यानी कि रेसिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो उस केस में करंट इंक्रीज करेगा। अब इस रिलेशन से पता लगा सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज हमेशा के लिए कांस्टेंट रहने वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, रोहन कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट एन इक्को इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ x मीटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इक्को टू बी हियर्ड इन ऑक्सीजन एंड y मीटर्स इन बेंजीन, कंपेयर x एंड y, जस्टिफाई योर आंसर। देखो चलो इधर थोड़ा साइड में करते हैं, क्या यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे दे रखा है कि इक्को ऑक्सीजन में सुनने के लिए x मीटर चाहिए, ठीक है, और बेंजीन में कितना चाहिए तो y मीटर चाहिए। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है कितना डिस्टेंस तो x मीटर चाहिए इक्को सुनने के लिए, और बेंजीन के लिए कितना दे रखा है तो बेंजीन के लिए y मीटर दे रखा है, ठीक है। नीचे में देखो स्पीड भी दे रखा है, नीचे में दोनों का स्पीड भी यहाँ पर दे रखा है। ऑक्सीजन में कितना स्पीड लेना है साउंड का तो 340 लेना है, और बेंजीन में कितना 200 लेना है। चलो उधर लिख देते हैं वहाँ पे चूँकि ज़रूरत पड़ेगा। इसमें स्पीड कितना लेना है 340 लेना है, और इनमें कितना लेना है तो 200 लेना है, ठीक है। हमें निकालना क्या है तो कंपेयर करना है x एंड y, यानी कि x और y में से कौन बड़ा है ये बताना है, ठीक है ना। देखो देखो इक्को के केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है तो इक्को के केस में याद रखना, इक्को के केस में डिस्टेंस बराबर हो जाता है वेलोसिटी गुना टाइम बाय 2, ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। चलो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है, अगर ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले देखें, किसके लिए देखेंगे ऑक्सीजन के लिए, देखो ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ठीक है। चलो डिस्टेंस कितना दे रखा है तो x दे रखा है, यानी x बराबर इनके लिए स्पीड कितना दे रखा है तो स्पीड इनके लिए 340 दे रखा है। चलो यहाँ पे 340 को रखते हैं, 340 गुना t तो हमें पता नहीं है, t यहाँ पे टाइम वगैरह कुछ दे रखा है क्या, टाइम कुछ दे रखा है, ये ऑब्जर्व दैट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इतना मीटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इक्को टू बी हियर्ड इन ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे
टाइम नहीं दे रखा है, लेकिन इक्को सुनने के लिए 0.1 सेकेंड मिनिमम टाइम होना चाहिए। अगर आपको इक्को सुनना है तो कम से कम समय कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर 0.1 लेके ही चलेंगे, ठीक है ना। चलो बाय 2 कर दो, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, तो 10 हो गया, ये 0 0 खत्म हो गया, 2 से ये कितना आ गया 17 मीटर, यानी कि x से कितना हो जाएगा, तो 17 मीटर हो जाएगा। ऑक्सीजन के केस में डिस्टेंस 17 मीटर चाहिए इक्को सुनने के लिए। अब बेंजीन का थोड़ा निकाल लेते हैं। बेंजीन का अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो चेक करना होगा। यहाँ भी डिस्टेंस कितना दे रखा है, y दे रखा है ना, तो y बराबर फिर से वेलोसिटी गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। स्पीड बेंजीन के केस में 200 लेना है, यानी यहाँ पे 200 ले लेंगे, गुना टाइम कितना लेंगे, तो इक्को सुनने के लिए कम से कम समय 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तो यहाँ भी 0.1 लेंगे, बाय नीचे में 2 हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है इक्को के लिए, ठीक है ना। डेसिमल को हटाओ, नीचे में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से ये 0 चला गया, 2 से देखो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर, यानी कि y बराबर कितना, 10 मीटर। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो भाई x बड़ा है, यानी कि x ग्रेटर देन y हो जाएगा। दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो x/y कितना लिख सकते हैं, तो 17/10 लिख सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया। यही करना था इस क्वेश्चन में, कंपेयर करना था कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। यहाँ पे देखो समय नहीं दे रखा, तो समय अपना दिमाग सोच के थोड़ा लगाना पड़ेगा कि इक्को सुनने के लिए कम से कम जो समय चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में देखो 5 क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन में सब क्वेश्चन बी है, ए और बी। ए को देखते हैं, इन ए रीडिंग ग्लास व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द कन्वेक्स लेंस यूज्ड। देखो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है और रीडिंग के पर्पज से यूज़ कर रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये वाला आपका कन्वेक्स लेंस हो जाता है, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस का अगर आपको याद हो, इमेज डायग्राम अगर आपने रे डायग्राम वगैरह पढ़ा है, तो इस केस में आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज वगैरह बनता है, 5 पोजीशन पे रियल इमेज बनता है। 5 पोजीशन पे क्या होता है, तो रियल इमेज बनता है, रियल। और एक पोजीशन पे वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है। चलो अगर रियल इमेज बन रहा है तो उस केस में इमेज जो बनता है ना वो उल्टा बनता है, यानी कि इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। और जब वर्चुअल इमेज बनता है, कभी भी बने कोई सा भी लेंस रहे, अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो वहाँ पे इरेक्ट इमेज बनता है। इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज बनता है। अब देखो आप यहाँ पे रीडिंग के पर्पज से यूज़ कर रहे हो कन्वेक्स लेंस को। अगर मान लो रियल इमेज बन जाए, रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, तो क्या आप वर्ड को पढ़ पाओगे, तो वर्ड को आप पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ इस प्रकार रखना है कि रियल इमेज तो बने ही नहीं, यानी कि ये वाला जो केस हो गया ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पोजीशन कुछ इस प्रकार से बने कि आपका वर्चुअल इमेज बन जाए, और वर्चुअल इमेज कन्वेक्स लेंस के केस में एक ही पोजीशन पे बनता है। कितना पोजीशन पे, एक पोजीशन पे, ठीक है। वो पोजीशन क्या है, वो पोजीशन है, देखो ये वाला ऑप्टिकल सेंटर होता है और ये वाला कहीं पे प्रिंसिपल फोकस ऐप है। तो जब प्रिंसिपल फोकस ऐप और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस केस में आपका वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनेगा तो सीधा भी बनेगा और पढ़ भी लेंगे उनको। और जब वर्चुअल इमेज बनता है ना तो ये मैग्नीफाइड भी रहता है, मैग्नीफाइड का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज का इमेज बनेगा। अब यहाँ पे जो लेंस से यूज़ कर रहे हैं इसी पर्पज से तो यूज़ कर रहे हैं कि एक तो मैग्नीफाइड बन जाए, इमेज बड़ा बन जाए, वर्ड बड़ा बड़ा दिखाई दे, और दूसरा क्या, तो सीधा इमेज बन जाए, क्योंकि उल्टा बनेगा ना तो पढ़ ही नहीं पाओगे आप, ठीक है ना। तो इनके लिए एक ही पोजीशन है, और वो क्या है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस हो जाएगा। इनके लिए आंसर क्या होगा, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। चलिए ये आपका ए का आंसर हो गया। देखो बी में दे रखा है, बी में क्या दे रखा है, तो बी में दे रखा है वाई कैन वी नॉट यूज कनकेव लेंस फॉर द सेम पर्पस। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ना कनकेव लेंस को क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। देखो कनकेव लेंस के केस में, कनकेव लेंस के केस में ये वाला आपका कनकेव लेंस हो जाता है। इस केस में वर्चुअल इमेज ही बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज ही बनता है, ठीक है ना।
वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे सीधा इमेज ही बनेगा, बात तो सही है, तो इनको भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन इस केस में जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड नहीं बनता है, डिमिनिश बनता है। क्या बनता है? डिमिनिश। अब डिमिनिश का मतलब क्या होता है? डिमिनिश का मतलब ये हो जाता है कि इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा साइज का बनेगा, स्मॉलर बनेगा, इमेज छोटा साइज का बनेगा। अब बताओ, लेंस हम यूज़ कर रहे हैं तो छोटा देखने के लिए थोड़ा ना करेंगे भाई, बड़ा बड़ा दिखे इसलिए तो यूज़ करेंगे, समझे कि नहीं? इसीलिए कनकेव लेंस को यूज नहीं करके कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। और इनमें से एक ही पोजीशन पॉसिबल है, वो कौन सा? तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला का ए और बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? ए फ्यूज इज रेटेड 5 एम्पेयर। एक फ्यूज है जिनका करंट रेटिंग 5 एम्पेयर है। कैन इट बी यूज्ड विद ए गैसर रेटेड 1540 वाट 220 वोल्ट। राइट यस और नो में आंसर देना है और थोड़ा बहुत यहाँ पर कैलकुलेशन भी करके दिखाना है। चलो ठीक है, क्या क्या गिवन है थोड़ा लिख लेते हैं। तो फ्यूज दे रखा है, फ्यूज इनमें करंट रेटिंग 5 एम्पेयर दे रखा है और गैसर दे रखा है, इनका रेटिंग 1540 वाट है और 220 वोल्ट है। चलो मतलब समझते हैं सबका, उनके बाद ही तो यस और नो में आंसर देंगे। देखो, फ्यूज का करंट रेटिंग 5 एम्पेयर है, मतलब कि 5 एम्पेयर तक मैक्सिमम करंट फ्यूज सह सकता है। उससे ज़्यादा करंट देंगे तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, फ्यूज का वायर मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, चलो गैसर है दूसरी तरफ। गैसर का रेटिंग कितना दे रखा है? तो पावर रेटिंग है 1540 वाट और वोल्टेज 220 वोल्ट। यानी कि अगर 220 वोल्ट इस गैसर को दे देते हैं तो उस केस में ये 1540 वाट का पावर को कंज्यूम करेगा। मान लो कि हमने दे दिया 220 वोल्ट, हमने दे दिया इनको वोल्टेज, 1540 वाट यूज कर भी लिया, तो उस केस में इस गैसर से कितना करंट गुजरेगा वो पता कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि फ्यूज और गैसर को एक साथ यूज कर सकते हैं या नहीं। समझे कि नहीं? अगर गैसर से 5 एम्पेयर से ज़्यादा करंट पास होने लगे तो उस केस में फ्यूज को नहीं यूज कर पाएंगे। अगर गैसर में 5 एम्पेयर से कम करंट पास होगा तो फ्यूज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो गैसर में निकालना होगा कि मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है। पावर दे रखा है ना, पावर रेटिंग दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो पावर का फॉर्मूला बताओ, क्या क्या पढ़े हो? तो पावर बराबर V × I एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, और भी पढ़े हैं, जैसे एक पढ़ा होगा B पर स्क्वायर बाय R, और भी पढ़ा होगा I पर स्क्वायर × R। यहाँ पर इस वाले को यूज़ करते हैं। पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है इस गैसर का, ठीक है, करंट यहाँ से निकल जाएगा। पावर कितना है? तो 1540 है, बराबर वोल्टेज कितना है? तो 220 है × I। ठीक है, यहाँ से देखो 0 0 खत्म हो गया, 22 से ये पूरा 7 बार में कट जाएगा, यानी I बराबर कितना हो गया? तो 7 एम्पेयर हो गया। यानी कि इस गैसर से मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है? 7 एम्पेयर करंट पास हो सकता है। लेकिन जो फ्यूज है, फ्यूज से मैक्सिमम करंट कितना? 5 एम्पेयर। भाई 5 एम्पेयर से जैसे बढ़ेगा ना तो फ्यूज क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा ना। और जबकि गैसर में 7 एम्पेयर तक करंट को सह सकता है, समझे कि नहीं? तो फ्यूज को गैसर के साथ नहीं यूज कर पाएंगे, यानी कि आंसर इनके लिए क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ठीक है, चलो यही बताना था, नो बताना था, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ये करना था कि गैसर से 7 एम्पेयर करंट मैक्सिमम पास हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहाँ क्या दे रखा है? तो स्टेट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन ए डीसी मोटर। देखो 2 फैक्टर बताना है जिससे कि रोटेशन ऑफ द कॉइल डीसी मोटर में बढ़ जाए। देखो पहला क्या हो जाएगा? करंट को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, करंट इंक्रीज, समझे कि नहीं? करंट बढ़ा देंगे तो रोटेशन भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या? अरे तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न दोनों बढ़ा दो, करंट भी बढ़ाओ, नंबर ऑफ टर्न भी बढ़ाओ, उस केस में इंक्रीज कर देगा रोटेशन। तीसरा अगर लिखना हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो यूज़ करते हैं उनका स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, यानी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो। ठीक है तो उस केस में भी रोटेशन बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री C टू वाटर एट 0 डिग्री C। लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 330 जूल पर ग्राम। देखो यहाँ पे लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन दे रखा है, कितना है? 330 जूल पर ग्राम। उनका मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया ना कि 1 ग्राम वाटर को अगर आइस में कन्वर्ट करना है तो उस केस में 330 जूल एनर्जी वाटर से रिलीज होगा, ये मतलब होता है।
ठीक है ना। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भले ही दे रखा है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन याद रखना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझे कि नहीं, फ्यूजन बराबर ही होता है किसका, तो मेल्टिंग का, बराबर ही होता है मेल्टिंग का। जितना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है उतना ही लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, बस दोनों में अंतर ये होता है ना कि देखो यहाँ पे ये मान लो आइस है और ये वाटर है, ठीक है ना। तो जब आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है, यानी जब मेल्टिंग होता है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बोलते हैं, और जब वाटर से आइस में जाता है तो इनको फ्रीजिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। आइस से जब वाटर में कन्वर्ट होता है ना तो उसके इसमें हीट देते हैं, यानी कि यहाँ पे ऊपर में हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, और नीचे में हीट रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन जितना हीट ऊपर में एब्जॉर्ब करता है ना उतना ही हीट रिलीज करता है। और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही दे रखा है, यानी कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो उस केस में 330 जूल एनर्जी रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, ठीक है ना। इनका आप उल्टा कर दो, इनका उल्टा, जब आइस आपका वाटर बनेगा तो उस केस में 330 जूल एनर्जी हमें आइस को देना पड़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो बराबर ही होता है किसका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बराबर होता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग का, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। बात को समझे कि नहीं, यही इसमें समझने वाला था। और यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में मेल्ट ही होना है, यहाँ इस क्वेश्चन में देखो मेल्ट ही हो रहा है। यहाँ पे आइस 500 ग्राम का है, वो मेल्ट कर रहा है किसमें, वाटर में, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन का लेटेंट हीट दे रखा है, और फ्यूजन का लेटेंट हीट मेल्टिंग का लेटेंट हीट के बराबर होता है। बस ये थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना था, चलो कोई बात नहीं। 1 ग्राम के लिए कितना हीट चाहिए, 330 जूल चाहिए, और कितना दे रखा है वहाँ पे 500 ग्राम दे रखा है ना, यानी 500 गुना क्या कर देंगे, 330 कर देंगे। तो गुना करके देख लो यार, 5 या 15, 5 या 15, 116, और यहाँ पे कितना 0, 2, 1, 3। तो इतना जूल एनर्जी का ज़रूरत पड़ने वाला है, समझे कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या दे रखा है, कॉपी एंड कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। देखो ये आपका रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का हो जाता है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बैलेंस करने आना चाहिए। अगर आप बैलेंस करने जानते हो तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। हम इनको थोड़ा साइड में करते हैं। यूरेनियम दे रखा है, यूरेनियम है, और इनका मास नंबर 235 हो जाता है, एटॉमिक नंबर 92 हो जाता है। यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है, इनका एटॉमिक नंबर 0 होता है और मास नंबर 1 होता है। क्या बन रहा है, तो बेरियम बन रहा है, और क्या बन रहा है, तो क्रिप्टॉन बन रहा है, ठीक है। और क्या बनता है, तो 3 न्यूट्रॉन भी बनता है, +3 न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 और मास नंबर 1 होता है। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 हो जाता है, और क्या दे रखा है, तो क्रिप्टॉन 92 दे रखा है। यहाँ पे 92 दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर पूछा है और बेरियम का मास नंबर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो इनको कैसे करेंगे, देखो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है ना, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी कि P बराबर कितना दे रखा है, तो 92 दे रखा है। मास नंबर कितना है यूरेनियम का, 235 है, और मास नंबर किन के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी कि LHS साइड में सबसे पहले देखेंगे और फिर RHS साइड में देखेंगे, ठीक है ना। चलो इधर आपका LHS साइड में देखने वाले हैं, LHS साइड। यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, तो 92 है, ठीक है। उसके बाद N+P कितना है, यूरेनियम का देखेंगे N+P तो कितना है, 235 है, 235। चलो ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। अब थोड़ा राइट हैंड साइड का देखो, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इधर जितना प्रोटॉन है उधर भी उतना प्रोटॉन होना चाहिए, इधर जितना न्यूट्रॉन है उधर भी उतना ही न्यूट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ पे देखो बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 56 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 56 हो गया, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है। यहाँ पे देखो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 92 है ना। बेरियम में प्रोटॉन कितना हो गया, तो प्रोटॉन तो 56 हो गया। यहाँ पे कुछ x होगा, यहाँ पे कुछ x होगा, यानी कि ये वाला 56 + x किसके बराबर होना चाहिए, तो 92 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर देंगे, x + 56 = 92, ठीक है। x यहाँ से निकल जाएगा तो 92 - 56 कर दो,
तो ये आपका 12 में 6 गया 6, और 12 यहाँ पे क्या बच गया 8, 8 में 5 गया 3, तो x बराबर कितना आ गया 36 आ गया। यानी कि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 36 हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकल गया, इसका क्रिप्टॉन का प्रोटॉन भी निकल गया, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या निकालना है, तो बेरियम का मास नंबर भी निकालना है। एटॉमिक नंबर तो दोनों साइड देखो बराबर हो गया है, दोनों साइड बराबर हो गया, LHS साइड और RHS साइड। RHS साइड देखो यहाँ भी प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो 56 + 36 करके देखो, 56 + 36, तो ये भी 92 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। और LHS साइड में भी देखो 92 के बराबर था। अब N + P भी थोड़ा देखना है। N + P इस साइड में कितना है, 235 है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मत भूलना कि एक न्यूट्रॉन भी है। अभी न्यूट्रॉन को यहाँ पे N + P में नहीं जोड़े हैं, अगर न्यूट्रॉन को भी ऐड कर देंगे, अगर यहाँ पे क्या करेंगे N + P प्लस एक और न्यूट्रॉन है ना, अलग से ये वाला एक और न्यूट्रॉन है, तो इनको भी यहाँ पर ऐड कर दो N01, तो यहाँ पे 235 + 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। चलो अब इधर आ जाओ। बेरियम का हमें मास नंबर नहीं पता, इनको कुछ y कर देते हैं, यानी कि y + 92, ठीक है, y + 92 प्लस थोड़ा इधर देखो न्यूट्रॉन, कितना न्यूट्रॉन है संख्या में, 3 न्यूट्रॉन है संख्या में, ठीक है ना। एक न्यूट्रॉन के लिए मास नंबर 1 लेते हैं, तो 3 न्यूट्रॉन है तो मास नंबर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। RHS साइड में मास नंबर इतना हो गया, LHS साइड में मास नंबर कितना था, 236 था ना, तो ये बराबर 236 हो जाएगा। चलो यहाँ से निकाल लो, y बराबर कितना हो जाएगा 236 माइनस कर देंगे 92 और -3, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 236 में 92 जाएगा, 6 में 2 गया 4, और 13 में 9 गया, 9 4 13, 144 -3, तो यहाँ से 144 में 3 गया 141, तो y बराबर कितना हो जाएगा 141। हम यहाँ पे y पुट करे थे, तो y कितना हो गया 141 इनके जगह में हो जाएगा, और यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या निकाल लिए 141 और यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं, बस बैलेंस करने आना चाहिए, किस प्रकार से बैलेंस करना है समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ ही आपका सेक्शन A ख़त्म हो रहा है, और यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर बच्चे सबका कमेंट आता है कि सेक्शन B को भी डिस्कस करिए, तो सेक्शन B को भी डिस्कस करेंगे, और फिर 2023 का भी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, और जो 2025 एग्ज़ाम के लिए स्पेसिमेन आया हुआ है उनको भी डिस्कस करेंगे। बड़े हाल आज ये भी वीडियो ख़त्म करते हैं, उनके बाद रिस्पॉन्स देखते हैं बच्चे सबका क्या होता है, उनके हिसाब से आगे क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करते हैं। चलो फिर थैंक यू, पढ़ाई लिखाई करते रहो, धन्यवाद।